दोस्तों मैं शिवम भार्गव आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ फुल ऑन गाइड यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के लिए। आप कहेंगे कितनी वीडियो बनाओगे, तो भैया ये आखिरी है, आराम से देख लो। 2 पार्ट पहले ही बना दिए हैं, आपने देखा तो होगा ही, नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। चैप्टर जो है पूरा समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को जहाँ से मैंने छोड़ दिया था उसी के जस्ट आगे से। लास्ट बार में जो लास्ट वाला टॉपिक था दोस्तों, उसमें एक टॉपिक छूट गया था, उसको मैं अभी पढ़ा देता हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए क्या था। लास्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी राज्य की सरकारें होती हैं दोस्तों, वो कुछ ना कुछ कार्य हमारे लिए करने की कोशिश करती हैं ताकि हमारी जो इनकम है वो बढ़ सके। ऐसे में दोस्तों वो कुछ ना कुछ योजनाएं लेकर के आती हैं और उन योजनाओं को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम दोस्तों, इस तरीके से कुछ नियम वगैरह बनाए जाते हैं। अपने यहाँ भी एक नियम बना 2005 में, जिसके तहत में दोस्तों जो गांव के लोग हैं या जो शहर के लोग हैं, जो दोस्तों बेरोजगार हैं पूरी तरीके से, उनको पूरे वर्ष में एटलीस्ट 100 दिन का जो है रोजगार देने का जो वादा है वो दोस्तों किया जाता है यहाँ पर। इनके तहत मतलब पूरे साल में आपको काम मिले ना मिले, लेकिन ये जो दिन है आपके, इन दिनों पर आपको काम 100% मिलेगा और वो काम आपको सरकार मुहैया कराएगी। यदि किसी कारण से सरकार ऐसे काम नहीं दिला पाती है तो दोस्तों आपको भत्ता जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोग जो हैं वो अपनी इनकम थोड़ी सी बढ़ा पाते हैं, अपने लिए थोड़ा सुरक्षा फील कर पाते हैं कि उनके पास एटलीस्ट जॉब रहेगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये जो आपका टॉपिक हो चुका है, इसके आगे से, जो कि है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में फर्क। संगठित और असंगठित क्षेत्रक भी दोस्तों आपके सेवा क्षेत्रकों में आते हैं। सेवा क्षेत्रक यानी कि तीसरा क्षेत्रक, इसमें 2 प्रकार के क्षेत्रक हो सकते हैं। कौन कौन से? संगठित और असंगठित। ये जो संगठित क्षेत्रक हैं दोस्तों, आप इनको समझ लो एज अ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब। तो सभी प्रकार की जो सरकारी जॉब्स होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स फिक्स कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये सारी संगठित क्षेत्रक में आती हैं। क्या क्या होता है यहाँ पर, आप ये दोनों चीज़ें सुनने और समझने से पहले 2 प्रकार की कहानियाँ सुन लीजिए। पहली कहानी दोस्तों एक कांता की है, जो कि आपके बुक में दे रखी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कांता सुबह उठती है, अपना 9:30 से शाम के 5 बजे तक जॉब करती है, वापस घर आ जाती है। काम उसे उतना ही करना पड़ता है जितना कि उसने पहले से फिक्स किया है, मतलब वो लिपिक है तो लिपिक का ही काम करेगी। फिर दोस्तों उसको कभी कभार वो छुट्टी जब करती है तो उसका वेतन नहीं काटा जाता। साल में से कुछ दिनों की छुट्टी अपने तरफ से दी जाती है। यदि दोस्तों वो एक्स्ट्रा काम कर लेती है, ध्यान से सुनो, यदि वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती है तो उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। जबकि वहीं पर एक कमल नाम का व्यक्ति है जो एक ऐसी प्राइवेट दुकान में जॉब करता है जहाँ पर उसे इन सब में से कुछ भी नहीं दिया जाता। सुबह 8:30 बजे जाता है, शाम को 8 बजे तक वापस आता है। संडे को अगर वो छुट्टी कर भी लेता है तो उसके जो पैसे हैं वो काट दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि उससे कोई गलती हो जाती है तो उसकी जो गलती है उसके लिए उसको खूब डांटा पीटा जाता है। दोस्तों वहीं जो कांता थी उसकी जॉब का टाइम निश्चित है, मतलब जब तक वो 60 साल की हो जाएगी तब तक ही वो जॉब करेगी, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है। तो 60 साल की उम्र होने तक उससे काम लिया जाएगा और उसके बाद में उसको सैलरी रुकी नहीं जाएगी, उसको पेंशन मिलेगा। जबकि यहाँ पर ये जो कमल है दोस्तों दूसरे वाले, इनको कभी भी लात मार के निकाला जा सकता है। तो अब आप देखिए दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप कहेंगे वाह 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 भाई, सरकारी नौकरी के बड़े ही जलवे, बड़े ही मज़े, वो सही है, आप पढ़ भी इसीलिए रहे होंगे बहुत सारे लोग आप में से जो कल को सरकारी नौकरी पाना चाहते होंगे। दोस्तों प्राइवेट नौकरियां लगभग बहुत ही कम लोग ऐसे हों जो करना चाहते हों। दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के फ़ायदे लाखों हैं, नुकसान एक भी नहीं। ठीक है, लाखों बहुत बड़ा नंबर नहीं हो गया, थोड़े कम कर लो यार, 10 20 50 जो आपको समझ में आए उतने फ़ायदे हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी में एक भी फ़ायदा नहीं होता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि दोनों जो सरकारी और प्राइवेट, यानी कि जो निजी जॉब हो गई, जो गवर्नमेंट जॉब हो गई, यानी कि जो प्राइवेट जॉब है दोस्तों वो आती है आपकी असंगठित क्षेत्रों में, निजी वाली जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों वो आती है आपकी संगठित क्षेत्रों में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा कि जो कांता थी वो नियमित रोजगार कर रही थी, 9:30 बजे पहुँचना है ऑफिस, 5 बजे तक आना है, तो उसका रोजगार कैसा है, नियमित है। इन लोगों से अतिरिक्त काम भी नहीं लिया जाता है, मतलब कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 5 बज गए, काम बहुत है तो 1 घंटा और कर दो, नहीं, 5 बजे बंद होना है तो बंद होना है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर सरकारी निर्देशित कार्य होते हैं, मतलब आपको कोई और निर्देश नहीं दे सकता कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये कर दो, वो कर दो, घर चले जाओ, हमारे सामान दे आओ,
ऐसा होता है कई सारी जॉब में दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनसे एक काम का वादा लिया जाता है, 50 काम करने को कह दिए जाते हैं। अभी आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे आप समझते रहो। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि ये पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनसे काम जो होते हैं वो कुछ नियम बना करके लिए जाते हैं, नियम या विनियम, तो हम बोल सकते हैं नियमों विनियमों द्वारा इनसे कार्य कराए जाते हैं, जिनमें कई सारी प्रकार की योजनाएं होती हैं और दोनों के पास में स्पष्ट रूप से मतलब बॉन्ड होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपसे कौन कौन से कार्य लिए जाएंगे, कौन कौन से जो है आपको भत्ते दिए जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उदाहरण के लिए कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान, मतलब जॉब हो चुकी है, टाइम पूरा हो गया है, अब आप घर बैठिए, आपको सैलरी आपके खाते में आधी, क्योंकि काम तो लिया नहीं आ रहा लेकिन सैलरी आधी जरूर मिलेगी। पेंशन, सेवानुदान मिल जाता है, दुकान और प्रतिष्ठित अधिनियम है, प्रतिष्ठान अधिनियम। तो दोस्तों इन सारे अधिनियमों के तहत में कुछ ना कुछ नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो जॉब होती है बहुत विस्तृत पैमाने में नहीं होती है, छोटी छोटी इकाइयों में होती है। जैसे कोई छोटी सी जॉब कोई छोटे से ठेले में, या फिर कोई चाय के ठेले में दोस्तों एक आदमी चाय बनाने का, जो उसका मालिक है वो चाय बनाने का काम कर रहा है, साथ में कोई दूसरा आदमी जो है हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, तो वो तो असंगठित हो गया ना। तो छोटी इकाई भी हो सकती है, यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं दोस्तों, वो लोग भी कई लोगों से जॉब लेते हैं, बहुत सारे उनके एम्प्लॉई होते हैं। लेकिन बात वही है कि उनका भी इतना बड़ा नहीं होता जितना गवर्नमेंट सेक्टर का हिसाब किताब। गवर्नमेंट तो पूरे देश की हुई ना। यहाँ पर सरकारी नियंत्रण से दोस्तों ये लोग मुक्त होते हैं, किसी भी प्रकार का सरकार का इनके ऊपर अधिग्रहण अधिकार कुछ भी नहीं होता है, नियम और विनियमों का कोई पालन नहीं होता है, वेतन यहाँ पर बहुत कम होता है, जबकि यहाँ पर वेतन काफी अच्छा मिलता है, ये बात तो हम सबको ही पता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो काम होता है वो नियमित नहीं होता है, कभी भी किसी भी टाइम पर ले लिया, कभी कोई त्योहार सीजन चलने लग गए तो दोस्तों पूरे पूरे रात तक काम ले रहे हैं, 2-2 बजे तक शॉप बिकवा रहे हैं, या फिर मतलब शॉप पे सामान बिकवा रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तो कुछ है ही नहीं, जबकि यहाँ पर हर एक चीज़ एकदम फिक्स है। तो आई होप दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे कि दोनों में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, संगठित क्षेत्रकों के जो लाभ है वो। यहाँ पर सबसे पहला जो लाभ है दोस्तों वो होती है रोजगार सुरक्षा की, यानी कि इन लोगों को पूरी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है कि आपकी जॉब जल्दी जाएगी नहीं। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो एक लंबे समय तक आपसे जो है कार्य लिया जाएगा। कितना लंबा समय होता है ये पहले से फिक्स करके बता दिया जाता है कि आप 60 साल तक, 36 साल तक, 45 साल तक, 40 साल तक, जो भी हो पहले से फिक्स होता है। दोस्तों दूसरी चीज़, सवेतन अवकाश मिलता है इनको, छुट्टी कर ली पैसा नहीं कटेगा। तीसरी चीज, निश्चित समय तक कार्य लिया जाता है, जो जैसा कि मैंने अभी बताया, चाहे वो उम्र वाला हो, ठीक है, चाहे तो उनसे समय का हिसाब किताब हो, 5 बजे तक काम करना है तो 5 बजे तक काम करना है, 7 बजे तक काम नहीं करना है, मतलब 5:05 नहीं होने देंगे, 5:05 पर, मतलब 5 बजे राइट आप अपने घर जा सकते हो। अतिरिक्त वेतन भी मिलता है अगर ये लोग एडिशनल मतलब थोड़ा और काम कर लेते हैं, जिसको ओवर टाइम कहा जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, वो मूल वेतन से काफ़ी ज़्यादा गुना होता है। कहने का मतलब अगर मूल वेतन घंटे के हिसाब से आपका 20,000 रुपये पड़ रहा है तो वो हो सकता है मूल वेतन घंटे के हिसाब से आपका 30,000, 35,000 तक, 40,000 तक भी पड़ जाए। फिर यहाँ पर सेवानुदान, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंशन, ये पेंशन मिलता है, जबकि यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है चिकित्सा, आवास जैसी जो चीज़ें हैं वो भी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं सरकार की तरफ से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको कुछ ना कुछ जो है चिकित्सा के रूप में सेवा मिलेगी, कुछ आवास घर वगैरह भी कुछ लोगों को मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में ये कोई भी फायदे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब होता क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये जो संगठित क्षेत्रक है, आपने सुना गवर्नमेंट वाला, बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा मजा आ गया भाई, हमको भी बस अब जाना है, इसी में जाना है। लेकिन आपको शायद ही पता ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वाले क्षेत्र में जाने के लिए कई सालों से मेहनत करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए दोस्तों, लेकिन उनको हाथ क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर दोस्तों जो संगठित क्षेत्र है ना हमारा, ये यहाँ पर जो काम है, जो लोगों की संख्या है, वैकेंसी है दोस्तों, उसकी वृद्धि होती ही नहीं है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो बहुत कम गति से। यानी कि 2010 में अगर देखेंगे 5,000 आदमी काम कर रहे थे किसी फील्ड में, तो 2020 में आप देखोगे 5,500 से ज़्यादा नहीं में होंगे, और उसमें भी पुराने वाले जो हैं वो काफ़ी स्लो काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वही लोग लगे होंगे। तो यहाँ पर
वृद्धि एक तो बहुत कम होती है, दूसरी चीज आवेदकों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है यार, कौन जॉब नहीं लेना चाहेगा, वो भी गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से कोई शायद ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी जॉब छोड़ देता हो, वो भी तब जब वो अपनी जॉब से ज़्यादा खुश ना हो और वो उससे भी बेहतरीन कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो लाइफ में, तभी। अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर पहुंच जाता है एक बार, तो मुझे तो नहीं लगता जल्दी से वो छोड़ने का नाम लेता होगा। और अगर नाम ले भी लेता है तो पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा खानदान उसको ना टोक टोक करके पागल कर देगा, खास करके उस दिन तक जब तक कि वो उससे बेटर कुछ और अच्छा अचीव नहीं कर लेता लाइफ में। ऐसा होता है, आपने शायद अपने आसपास में कोई देखा होगा। कमेंट करके बताना अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है वो छोड़ दी हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को जब ये जॉब मिलती ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे मजबूरी में वो जॉब छोड़ करके यहाँ लग जाते हैं। और यहाँ पर जब लग जाते हैं तो उनके पास ना तो कोई संरक्षण होता है, गवर्नमेंट जॉब सब सारी सिक्योरिटी देती है ना हर एक चीज़ की, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए, यही हेडिंग है दोस्तों। इनका संरक्षण जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, आप खुद से बताओ। अगर कोई आदमी कहीं पर जॉब कर रहा है तो कभी भी उसकी जॉब छूट सकती है, कभी भी वो संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र से निकाला जा सकता है, वो बेरोजगार हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हमारी सरकार जो है कुछ कदम उठा सकती है। आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, दो प्रकार की जगहों पर पाए जा सकते हैं। पहले लोग दोस्तों जो गांव में पाए जाते हैं और दूसरे लोग जो शहर में पाए जाते हैं। गांव में कौन कौन हो गए, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है या फिर जमीन है बहुत कम है, या फिर ऐसे लोग दोस्तों जो जुलाहे हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, शिल्पकारी हैं, मूर्तिकार है दोस्तों, मिट्टी के कुम्हार वगैरह बर्तन बनाते हैं जो, ऐसे लोग, इनके पास दोस्तों बिल्कुल ही सिक्योरिटी नहीं होती कि ये पूरे साल तक काम कर पाएंगे या नहीं। तो हमारी सरकार दोस्तों इनको बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है, जैसे कि इनको काफ़ी ज़्यादा समय समय पर इनको अगर बीज दे दे, इनके कृषि उपकरण इनको प्रोवाइड करवा दे दोस्तों, साख दिलवा दे। साख के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। साख अगर इनको मिल जाए, इनको भंडारण की सुविधा मिल जाए, विपणन जैसे क्षेत्र हो गए, व्यापार जैसे क्षेत्र दोस्तों वो मिल जाए, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। जबकि वहीं पर अगर हम लोग शहरों में देखें कौन कौन से लोग हो जाएंगे, शहरों में आप देखोगे रेडी पटरी पर काम करने वाले लोग, छोटे मोटे दुकानों पर सामान बेचने वाले लोग, सड़कों पर सब्जी फल इत्यादि बेचने वाले लोग दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरते हैं। अगर बाय द वे बारिश हो रही हो, 5-6 दिन तक बारिश हो जाए तो इनके पास खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये लोग दिन भर में बेचते हैं उसी से ये लोग 1 दिन का 2 दिन का खाना खा पाते हैं। अब जब ये लोग 1-2 दिन का खाना खा पा रहे हैं और दुकानें बंद हो गई किसी कारण से दोस्तों, चाहे वो बारिश हो या कोई भी हो, तो इनके पास पैसे बचने का तो कोई चांस ही नहीं बचता। ऐसे में रिक्शे वाले हो जाते हैं दोस्तों, ऑटो रिक्शा, या फिर सामान ढोने वाले लोग, कुली लोग, ये सब लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। यहीं पर दोस्तों कुछ बड़े क्षेत्र के भी लोग आते हैं, जैसे कि कोई लघु उद्योग वाले लोग हो गए, छोटा मोटा कोई उद्योग है, अब उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है समय पर, तो उनके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी कि कच्चा माल आएगा नहीं तो बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ऐसे में सरकार इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जिससे ये लोग भी सिक्योर हो सकें। आई होप दोस्तों आप संगठित और असंगठित क्षेत्रों के जो अंतर हैं वो ढंग से समझ गए होंगे। बहुत मुश्किल नहीं है समझने में रहा होगा। तो गाइस सेवा क्षेत्रकों के बारे में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है सेवा क्षेत्रकों को वर्गीकृत करने का, मतलब हम कैसे जानें कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो लोग सेवाएं देते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो खुद एक व्यक्ति के द्वारा पूरी एक फॉर्म, एक कंपनी या पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया होता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों हमारी गवर्नमेंट हमारे कई ऐसे सेक्टर में काम करती है जो हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी जो निजी क्षेत्र को होते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारी गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वो ही हैंडल कर सकती है। ये जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे एक व्यक्ति हो गया, उसका मालिक कभी भी नहीं बन सकते। और अगर यदा कदा बन भी जाए, बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर किसी भी तरीके से बन जाए, तो दोस्तों उससे कोई मुनाफा नहीं कमा सकते। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, निजी क्षेत्रकों का। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र वाली जो हमारी गवर्नमेंट होती है दोस्तों, ये सिर्फ एकमात्र उद्देश्य मुनाफे से जो है हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न जो होता है दोस्तों इन दोनों के पीछे में, वो होता है इनका मुनाफा कमाना। अब ये बहुत सारा अगर पैसा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सारा, तो जाहिर सी बात है हमसे पैसा लेंगे भी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पैसा लेने के लिए
इनके पास में कोई तरीके नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया हमने इन्होंने एक सड़क बनवाई है प्राइवेट सेक्टर ने। अब सड़क पे दोस्तों सारे लोग चलते हैं, हम सभी लोग चलते हैं, आप, कोई छोटा मोटा आदमी, कोई बहुत अमीर आदमी, कोई बहुत गरीब आदमी। दोस्तों इतने सारे लोगों से ये पैसे कैसे वसूलेंगे सड़क के? उदाहरण के लिए आप कोई नहर ले लो, नहर जो होती है उसका यूज लगभग सारे किसान करते हैं। ये किस तरीके से जो है किसानों से वसूली करेंगे जा करके? तो यहाँ पर पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं होता कि ये वसूली कर पाए, पैसे उसके जो है रिटर्न में ले पाए। दूसरा रीज़न दोस्तों ये भी होता है कि अगर ये लेंगे भी, वसूली करने का इनको तरीका भी मिल जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो हमारी सरकार दोस्तों जो है वो कुछ ऐसे सेक्टरों में काम करती है जैसे कि रेल हो गया, डाकघर हो गया, दोस्तों शिक्षा विभाग हो गया। ये सारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर आप देख सकते हैं जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और इनका उद्देश्य मात्र पैसा कमाना, मुनाफा कमाना नहीं होता है। तो ये लोग आखिर हम पर व्यय क्यों करते हैं? व्यय दोस्तों ये लोग इसलिए करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए इतने सारे महंगी महंगी चीज़ें जैसे कि सड़क हो गई जो कि अरबों करोड़ों में बनती है, फिर उसके बाद में कॉलेजेस हो गए, स्कूल शिक्षा संस्थान हो गए दोस्तों, फ्री में मतलब शिक्षाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं या फिर बहुत कम फीस ली जाती है। इसके अलावा किताबें बांटना हो गया या फिर सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, बांध बनवाना। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी जो सरकार है वो इसलिए करती है क्योंकि वो इनडायरेक्टली हमको ग्रो करके खुद ग्रो होती है। मतलब हम पूरे देश को अगर वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं को मुनाफा होगा। अब आप ये देखिए कि ये व्यय कहाँ कहाँ पर करते हैं, कौन कौन सी जगहों पर पैसे लगाते हैं। वैसे तो सरकार हमारी कई जगहों पर पैसे लगाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक ऐसी जगह हैं जो आपको भी पता होंगी और आप भी इसका फायदा उठा रहे होंगे। उदाहरण के लिए आप राशन को देखिए, सरकार क्या करती है हमारी, एक किसान से महंगे में राशन खरीदती है, बहुत ज़्यादा महंगे में, और वापस से हमको सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा काफ़ी ज़्यादा सस्ते में राशन उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो राशन जो है महंगे में खरीद करके सस्ते में देने से सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भाई वो 18 से 20 रुपए किलो गेहूँ खरीद के 2 रुपए किलो गेहूँ बेच देती है। इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वो 18 रुपए किलो ना खरीदे तो जो गरीब किसान है वो दोबारा गेहूँ नहीं उपजाएगा और जो उसको मन मुताबिक जो है लागत नहीं मिल पाएगी, है ना। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर ये महंगे में ही खरीद के महंगे में ही बेचे तो हमारे देश के आधे जो जनसंख्या दोस्तों वो खाना ही नहीं खा पाएगी। तो इसलिए सरकार महंगे में खरीद के सस्ते में देती है और काफ़ी ज़्यादा जो पैसे होते हैं वो अपने पास से भरती है। ये भरने का जो कारण है दोस्तों वो यही है कि इनडायरेक्टली ये लोग जब कल को बड़े होंगे तो इनके जो जीडीपी होगी उसमें वापस से रिटर्न में सरकार इनसे और कमा लेगी। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर सारे उद्देश्य सिर्फ कमाना ही नहीं है, हम सबको आगे बढ़ाना भी है। राशन के अलावा दोस्तों आप यहाँ पर और भी देख सकते हो बिजली विभाग, जैसे कि बिजली विभाग हो गए। यहाँ पर अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी है जो बिजली हमें बांट रही है, मतलब दे रही है, ठीक है, जैसे टाटा स्टील की बिजली हो गई या फिर कोई और कंपनी है जो आपको बिजली दे रही है, तो वो बिजली इतनी सस्ती नहीं पड़ेगी दोस्तों कि हम सारे लोग जो है ना अपने घरों में बिजली का पूरे तरीके से उपयोग कर पाएँ। बिजली काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी और उसके बाद में जो फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बिजली लगती है वो लोग तो बिल्कुल उद्योग धंधे करेंगे ही नहीं, और जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो दोस्तों देश कहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना। तो सरकार इसलिए क्या करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बिजली उत्पादक करता होते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में बिजली उत्पादन करते हैं, उन लोगों से बिजली वो खरीदती है। खरीदने का मतलब यहाँ पर दोस्तों जितना बिल आता है उसमें से बहुत ज़्यादा कम बिल करके लोगों को दिया जाता है और बाकी का पैसा सरकार अपनी जेब से डालती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि आम लोग जो हैं वो आराम से रह सकें, पढ़ सकें। जब पढ़ेंगे तो कल को बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे, तो दोस्तों पैसा जो है ना वो देश में भी वापस आएगा। हम लोग जब पैसा कमाते हैं तो दोस्तों वो देश की इनकम भी होती है। आपने देखा होगा, अभी तक मैं आपसे यही सब बता रहा था, इनडायरेक्टली हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, फिर सरकार को भी उसमें से टैक्स जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में दोस्तों हम लोगों की जो फैक्ट्रीज होती हैं, छोटी मोटी, बहुत सारे लोग उद्योग करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने देश में बड़े उद्योगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं वो आपको गली कूचे में देखने को मिल ही जाएंगे। हर एक गली में कोई ना कोई काम चल ही रहा होता है। तो वो सारी चीज़ों का पैसा भी जो है सरकार भरती है। अगर पैसा नहीं भरेगी तो वो फैक्ट्री वाला इतनी बिजली कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फैक्ट्री कभी चलेगी ही नहीं। तो आई होप दोस्तों आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि स्वामित्व आधारित योजना में हमारी सरकार हमारे ऊपर क्यों व्यय करती है, इतनी सारी महंगी चीज़ों को इतना सस्ता करके क्यों देती है। सड़क जैसी चीज़ें हो गई, रेल जैसी चीज़ें हो गई दोस्तों,
अगर रेल नहीं होगा तो कोई भी ट्रांसपोर्ट का सामान जो है इधर उधर से नहीं ले जाएगा, खुद आएगा जाएगा नहीं। जब खुद आएगा जाएगा नहीं तो चीज़ें इधर से उधर होंगी नहीं, जिसके कारण बिक्री जैसी चीज़ जो है वो ठप पड़ जाएगी। और जब बिक्री ठप पड़ जाएगी तो इनडायरेक्टली सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, अपेक्षाकृत यहाँ पर थोड़े से पैसे खत्म करके। इसीलिए हमको रेल जैसी सुविधाएं काफ़ी सस्ते में दी जाती हैं। हालांकि रेल कभी भी जो है घाटे में नहीं रहती, लेकिन आपने देखा होगा रेल का बजट हमेशा घाटे में ही जाता है। मतलब आप देखते होंगे, सोचते होंगे कि सरकार जो है, मतलब जो हमारी रेल है वो इतने घाटे में चल रही है, उसके पीछे रीज़न यही होता है। ऐसे ही दोस्तों राशन के बारे में हो गया, बिजली के बारे में हो गया, और देश के बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार हमारी हमसे काफ़ी कम पैसे लेती है और लोगों से काफ़ी ज़्यादा जो है उनको यूज करने देती है, और अपने पास से बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब यही सारी चीज़ें कोई एक आदमी बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। तो आई होप दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का कंक्लूजन बहुत ज़्यादा आसान है, आप एक बार प्लीज़ किताब उठा करके देखिए, लास्ट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ करके देखिए चैप्टर का सारांश। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो, और मुझे ये भी बताएं #fullonguide लिख करके कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपने तीनों पार्ट देखे या नहीं देखे, कौन कौन से आपके प्रश्न हैं आप वो भी पुट कर दें, हम लोग जल्दी लाइव करेंगे। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एज अ वीडियो और नोट्स दोनों के रूप में चाहिए कि नहीं। अगर आप बोलते हैं कमेंट करके तो मैं डेफिनेटली वीडियो भी लेकर के आऊँगा, और नोट्स की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी तो समझ में आई गई होगी, चैप्टर भी अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।